हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। इस क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सहायक बहियां, सब्सिडरी बुक्स। तो चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सहायक बहियों का अर्थ क्या होता है। तो सहायक बहियों को विशेष जनरल, ये ध्यान रखना है हमको, सहायक बहियों को विशेष जनरल यानी कि स्पेशल जनरल भी कहा जाता है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन हो गया कि सहायक बहियों को और किस नाम से पुकारा जाता है। तो हमारा उत्तर होगा कि सहायक बहियों को विशेष जनरल भी कहा जाता है। आगे देखिए, व्यवहार में जिस व्यवसाय में बहुत अधिक संख्या में लेन देन होते हैं उनमें सभी लेन देनों को रोज नामचे में लिखना कठिन हो जाता है, क्योंकि रोज नामचे का आकार बड़ा हो जाता है। अतः रोज नामचे का कई उप पुस्तकों में विभाजन कर दिया जाता है, जिन्हें सहायक बहियां कहा जाता है। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि ऐसा व्यवसाय जिसमें लेन देनों की संख्या कम होती है, तो उनमें प्रतिदिन के व्यवहारों को रिकॉर्ड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? जर्नल का यूज करते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यवसाय जिसमें लेन देन बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं, यानी कि प्रतिदिन होने वाले लेन देनों की संख्या क्या होती है? बहुत अधिक होती है। तो ऐसे व्यवसाय में हम प्रतिदिन के व्यवहारों को दर्ज करने के लिए रोज नामचे का प्रयोग नहीं करते, और यदि करते हैं तो इससे क्या होगा कि रोज नामचे का आकार जो है वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, और उससे खतौनी करने में दिक्कत आएगी और गलती होने की संभावना रहेगी। तो ऐसा व्यवसाय जिसमें लेन देनों की संख्या बहुत अधिक होती है, तो उस व्यवसाय के अंदर हम जर्नल का उपविभाजन जो है कई पुस्तकों में कर देते हैं, और इन्हीं पुस्तकों को हम किस नाम से पुकारते हैं? सहायक बहियां यानी कि सब्सिडरी बुक्स के नाम से पुकारते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सहायक भैया जो हैं वो एक तरीके से क्या है? जनरल का उपविभाजन है। जनरल का क्या है? उपविभाजन है। और इनको भी प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक ही कहा जाता है। जैसे जनरल को हम प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक कहते हैं, वैसे सब्सिडरी बुक्स जो होती हैं वो भी प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक ही कहलाती हैं। अब सहायक भइयों का कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, अर्थात जर्नल का विभाजन जो है वो कितनी उप पुस्तकों में किया जाता है। तो देखिए बच्चों, सहायक भैया जो होती हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? 8 प्रकार की होती हैं। यानी कि जनरल का विभाजन हम कितनी पुस्तकों में करते हैं? 8 पुस्तकों में करते हैं। और ये कौन कौन सी पुस्तकें होती हैं? कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक। ध्यान रखिएगा, परचेज रिटर्न बुक को हम रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं। फिर होती है सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इसे हम रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं। फिर होती है बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, और मुख्य जर्नल या रोज नामचा विशेष, इसे कहा जाता है जर्नल प्रॉपर। तो यानी कि जर्नल का उपविभाजन जो है कितनी पुस्तकों में किया जाता है? 8 पुस्तकों में किया जाता है। कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, और जनरल प्रॉपर। ये 8 पुस्तकें जो होती हैं ये सब्सिडरी बुक्स कहलाती हैं। और आपको ध्यान रखना है कि परचेज रिटर्न बुक को रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहा जाता है, और सेल्स रिटर्न बुक को रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहा जाता है। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि ये बिल्स रिसीवेबल बुक
और बिल्स पेबल बुक को अब सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हमें कितनी सहायक बहियों का अध्ययन करना है? हमें 6 सहायक बहियों का क्या करना है? अध्ययन करना है। अब देखिए, मैं क्लास के बीच में आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना चाहता हूं कि मैंने कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए सेकंड पेपर का एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। इस कोर्स के अंदर आपको जो भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी वो अनलिमिटेड वॉच टाइम के साथ स्पीड फैसिलिटी के साथ अवेलेबल होंगी। आपको इस कोर्स के अंदर पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे जो कि प्रिंट फैसिलिटी के साथ आपको अवेलेबल होंगे। इस बैच के अंदर आपको डाउट सेशन क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएगी और इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो होगी 1 ईयर। यानी कि एक बार अगर आप इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं तो वो 1 ईयर तक आपके पास उसका एक्सेस रहेगा। और साथ ही साथ इस कोर्स की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसके अंदर आपको पूरे सिलेबस की टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो विथ वीडियो सॉल्यूशंस के साथ अवेलेबल कराई जाएगी। यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर सीसी मंत्रा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इस कोर्स को परचेस करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है रोकड़ बही यानी कि कैश बुक। देखिए, अब कैश बुक क्या होती है और इसमें कौन से व्यवहारों को दर्ज किया जाता है, इसका अध्ययन हम करते हैं। इसमें व्यापार के समस्त रोकड़ लेन देनों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें केवल रोकड़ लेन देन से मतलब क्या है कि इसमें ओनली कैश ट्रांजैक्शंस यानी कि रोकड़ व्यवहारों का क्या किया जाता है? लेखा किया जाता है। यह वह पुस्तक है जो रोज नामचा यानी कि जनरल व खाता बही दोनों का उद्देश्य पूर्ण करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं अभी आपको इसका मतलब समझाता हूं। इसका मुख्य मतलब ये है इस लाइन का कि यदि हम कैश बुक बना रहे हैं, यदि हम कैश बुक बना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि हमें लेजर में यानी कि खाता बही में कैश अकाउंट खोलने की, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। बताइए कि ऐसी कौन सी सहायक बही है जिसको बनाने पर आपको खाता बही में खाता खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो वो बुक है कैश बुक। क्योंकि कैश बुक में जो 2 कॉलम कैश बुक होती है, एक्चुअल में कैश बुक जो होती है वो कई प्रकार की होती है। यदि हम 1 कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो उसमें हम केवल कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो आपको लेजर के अंदर कैश अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप 2 कॉलम कैश बुक बना रहे हो, कौन सी? 2 कॉलम कैश बुक यानी कि द्विस्तंभीय रोकड़ बही, तो आपको कैश और बैंक दोनों अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा कि कैश बुक मुख्यतः जो है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तो पहले तो हमको एक बात ध्यान रखनी है कि कैश बुक होती क्या है। इसमें व्यापार के समस्त रोकड़ लेन देनों का, यानी कि जितने भी रोकड़ व्यवहार हम बिजनेस में करते हैं, चाहे नगद में माल खरीदा, नगद में माल बेचा, नगद में भुगतान किया, नगद में प्राप्त किया, तो जितने भी रोकड़ लेन देन होते हैं, चाहे वो रोकड़ के हों या बैंक के हों, उन सभी व्यवहारों का लेखा जो है हम रोकड़ बही में कर देते हैं। किसमें कर देते हैं? रोकड़ बही में कर देते हैं। और ये एक ऐसी बही है जो आपके लिए रोज नामचे का काम भी करती है और खाता बही का काम भी करती है। यानी कि अगर आप इस बुक को मेंटेन करते हो तो आपको खाता बही के अंदर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इनका प्रारूप जो है वो बिल्कुल अकाउंट की तरह ही होता है।
अभी अपन चर्चा करेंगे इसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर आप ये क्वेश्चन जो है नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी सहायक बही है जिसको बनाने पर खाता बही में खाता खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हमारा आंसर होगा रोकड़ बही, कैश बुक। अगर आप सिंपल कैश बुक खोलते हो तो इसमें केवल कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, तो आपको खाता बही के अंदर कैश अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप बैंक कॉलम कैश बुक मेंटेन करते हो तो इसमें कैश एंड बैंक दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, तो आपको खाता बही में कैश और बैंक अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जो खुदरा रोकड़ बही होती है ये छोटे मोटे खर्चों के भुगतान के लिए खोली जाती है। इसके बारे में अपन विस्तार से अभी आगे चर्चा करेंगे। तो इस स्लाइड के ऊपर जो मेन क्वेश्चन है वो क्या है कि एक तो रोकड़ बही के अंदर रोकड़ लेन देनों को दर्ज किया जाता है। रोकड़ बही 3 प्रकार की होती है, और यदि आप सिंपल कैश बुक खोलते हो तो उसमें केवल रोकड़ लेन देनों को दर्ज किया जाएगा, तो आपको खाता बही में कैश अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप बैंक कॉलम कैश बुक बनाते हो तो इसमें रोकड़ और बैंक दोनों व्यवहारों को दर्ज किया जाएगा, तो आपको खाता बही में ना तो रोकड़ खाता खोलने की जरूरत है और ना ही बैंक खाता खोलने की जरूरत है। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर, साधारण रोकड़ बही यानी कि सिंपल कैश बुक। देखिए सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है, ये इसकी डेबिट साइड हो गई और ये इसकी क्रेडिट साइड हो गई। ठीक है, अब डेबिट साइड में बिल्कुल देखिए लेजर का ही फॉर्मेट है, बिल्कुल सेम टू सेम। बिल्कुल किसका फॉर्मेट है, लेजर का ही फॉर्मेट है। इसमें डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, एलएफ का मतलब आप जानते हो लेजर फोलियो। एलएफ का मतलब क्या होता है, लेजर फोलियो। क्योंकि जो व्यवहार इसमें लिखे जाएंगे उनकी उनके खातों में तो उनकी खतौनी होगी ही होगी। ठीक है, कैश अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिखा टू राम, तो राम के खाते में तो यहाँ से पोस्टिंग करनी पड़ेगी ना, तो वो पेज नंबर हम यहाँ पर डालेंगे जिस पेज पर राम का खाता खाता बही में खुला हुआ है। जिस पेज पर राम का खाता खाता बही में खुला हुआ है, तो इसलिए एलएफ का कॉलम होता है। और प्रारंभिक प्रविष्टि की जो पुस्तक होती है उसके अंदर एलएफ का ही कॉलम होता है, क्योंकि तो जर्नल में भी एलएफ का कॉलम था, तो ये भी एक तरीके से जर्नल का उपविभाजन है, तो इसमें भी लेजर फोलियो का ही कॉलम होगा। फिर अमाउंट का कॉलम, यहाँ पे डेबिट साइड के अमाउंट लिखेंगे, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ का कॉलम, और यहाँ पर क्रेडिट का अमाउंट लिखेंगे। तो ये जो सिंपल कैश बुक होती है उसका फॉर्मेट इस तरीके से होता है। अब इसमें व्यवहारों को दर्ज कैसे करते हैं ये आप सीखिए। अगर व्यवसाय में रोकड़ आ रही है यानी कि इन, तो हम इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, और व्यवसाय से रोकड़ जा रही है तो हम इस तरफ लिखेंगे। आपको एक ही बार में मैंने बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बता दिया कि यदि व्यवसाय में रोकड़ आ रही है तो आपको इस तरफ लिखना है यानी कि डेबिट साइड में लिखना है, और व्यवसाय से यदि रोकड़ जा रही है तो आपको किस तरफ लिखना है, आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। और डेट के कॉलम में सबसे पहले हम लिखते हैं ईयर। जैसे अभी 2023 चल रहा है तो अपन दोनों तरफ क्या लिख देंगे, 2023 लिख देंगे। ठीक है, दोनों तरफ क्या लिख दिया जाएगा, 2023 और 2023। अब सपोज करिए अप्रैल की पहली तिथि है और व्यवसाय प्रारंभ किया गया है। तो व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है तो व्यवसाय में पूंजी का निवेश किया जाता है, यानी कि व्यवसाय में पूंजी आ रही है। तो सपोज करिए व्यवसाय में 2 लाख रुपए की पूंजी आई, तो मैंने कहा व्यवसाय में पैसा आता है तो हमें कहाँ पर लिखना है, हमें डेबिट साइड में लिखना है। कहाँ पर लिखना है, हमें डेबिट साइड में लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 2 लाख रुपए। ठीक है, फिर इस 2 लाख रुपए में से
मैंने 50,000 रुपए बैंक में जमा करा दिए। 50,000 रुपए कहाँ जमा करा दिए बच्चों? बैंक में जमा करा दिए। तो व्यवसाय से रोकड़ जा रही है। तो सपोज करिए मैंने अप्रैल की 2 तारीख को 50 रुपए जो है बैंक के अंदर जमा करा दिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट 50,000 रुपए। क्लियर हो गई बात? फिर सपोज करिए कि अप्रैल की 4 तारीख को मैंने 50,000 रुपए का नगद माल खरीदा। तो पैसा गया। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टू परचेजेज अकाउंट। किस कारण से पैसा गया वो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि मैंने नगद माल खरीदा है। कितने रुपए का खरीदा है? 50,000 रुपए का नगद माल खरीदा। फिर क्या हुआ? सॉरी, पैसा गया, मैंने गलत तरफ लिख दिया बच्चों। व्यवसाय से अप्रैल 4 तारीख को मैंने 50,000 रुपए का नगद माल खरीदा। तो बाय परचेजेज अकाउंट 50,000 रुपए, मैंने 50,000 रुपए का क्या करा? नगद माल खरीदा। फिर मैंने क्या किया? 30,000 रुपए का नगद माल बेच दिया। अप्रैल 6 को मैंने 30,000 रुपए का नगद माल बेच दिया। तो मेरे पास पैसे आ गए। तो टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए? 30,000 रुपए। ध्यान रखना सारे व्यवहार जो हैं वो नगद हैं, कोई भी उधार व्यवहार नहीं है। उधार व्यवहारों का लेखा इस पुस्तक के अंदर नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ? 2 लाख रुपए की पूंजी व्यवसाय में आई। तो मैंने टू कैपिटल अकाउंट करके 2 लाख रुपए लिख दिए। फिर मैंने इसमें से 50,000 रुपए बैंक में जमा कराए। तो व्यवसाय से पैसा गया। तो मैंने बाय बैंक अकाउंट करके 50,000 लिख दिए। फिर मैंने 50,000 रुपए का नगद माल खरीदा। पैसा गया। तो मैंने बाय परचेजेज अकाउंट लिखकर 50,000 रुपए लिख दिए। फिर मैंने 30,000 रुपए का नगद माल बेचा। तो पैसा आ गया। तो मैंने टू सेल्स अकाउंट करके 30,000 रुपए लिख दिए। अब सपोज करिए अप्रैल 10 को मैंने मशीनरी खरीदी 50,000 रुपए की। तो बाय मशीनरी अकाउंट 50,000 रुपए की मशीनरी खरीदी है। तो असेट को तो असेट के नाम से ही लिखते हैं। ठीक है ना, ये बात तो अपनी अब क्लियर हो गई होगी। और कोई गुड्स खरीदते हैं व्यवसाय के लिए तो परचेजेस के नाम से लिखते हैं। क्लियर? तो मैंने 50,000 रुपए की मशीनरी खरीदी। फिर अप्रैल 15 को मैंने 20,000 रुपए का माल और बेच दिया। टू सेल्स अकाउंट, व्यवसाय के अंदर पैसा आ गया। ठीक है। फिर अप्रैल 30 मैंने मजदूरी का भुगतान किया, वेतन का भुगतान किया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल चुकाया। तो व्यवसाय के जितने भी खर्चे हैं मैंने यहाँ पर लिख दिए। बाय वेजिस, मजदूरी चुकाई। बाय सैलरी, सैलरी चुकाई। बाय रेंट, रेंट चुकाया। बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी चार्जिस का भुगतान किया। तो जितने भी भुगतान मैं महीने के अंत में कर रहा हूँ मैंने यहाँ पर लिख दिए। 10,000 रुपए की मजदूरी चुकाई, 10,000 रुपए की सैलरी चुकाई, 10,000 रुपए का रेंट चुकाया, 5,000 रुपए के बिजली के बिल चुकाए। तो इस तरीके से मैं इसके अंदर लेखा कर रहा हूँ। सपोज करिए अप्रैल 30 को मुझे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया नगद में। नगद में इंटरेस्ट मिल गया 5,000 रुपए का। अप्रैल 30 को मुझे कमीशन मिल गया। पैसा आ रहा है, नगद में कमीशन प्राप्त हुआ। ठीक है। सपोज करिए कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। अप्रैल 30 को मैंने क्रेडिटर्स को भुगतान किया। बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 30,000 रुपए। भाई उनसे मैंने उधार माल खरीदा था, अब मैंने उनको पैसा चुका दिया।
फिर अप्रैल 30 को मुझे देनदारों से भुगतान प्राप्त हुआ। देनदारों से कितना भुगतान प्राप्त हुआ? 20,000 रुपए का भुगतान प्राप्त हुआ। तो ऐसे में महीने के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी केवल कैश के ट्रांजैक्शन हैं, क्योंकि मैं सिंपल कैश बुक बना रहा हूं, इसमें मैंने बैंक के ट्रांजैक्शंस को इन्वॉल्व नहीं किया है। यानी कि अगर किया है तो सिर्फ वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से किया है कि मैंने बैंक के अंदर पैसे जमा कराए। मैंने बैंक के अंदर पैसे जमा कराए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये जनरल एंट्री हो रही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बाय बैंक लिखा। लेकिन अगर मेरे को कोई भुगतान चेक से प्राप्त होता है, मैं कोई भुगतान चेक से करता हूं, तो उसका लेखा मैंने यहाँ पर नहीं किया, क्योंकि ये सिंगल कॉलम कैश बुक है। यहाँ पर केवल उन्हीं व्यवहारों को लिखा जाएगा जिनका भुगतान मैंने रोकड़ से किया है। अगर रोकड़ का आदान प्रदान हो रहा है तो उन्हीं व्यवहारों को इसके अंदर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि सर ने बैंक के व्यवहारों को भी लिख लिया। बैंक यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि उससे मेरी रोकड़ प्रभावित हो रही है। उससे मेरी रोकड़ प्रभावित हो रही है, क्योंकि मैंने 50,000 रुपए की रोकड़ जो है वो बैंक में जमा कराई है। तो रोकड़ व्यवसाय से कहाँ जा रही है? बैंक में जा रही है। इसलिए मैंने यहाँ पर बाय बैंक लिखा है। चेक का कोई भी ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। चेक के ट्रांजैक्शंस में किस में लेता हूँ? डबल कॉलम कैश बुक में। किसमें लूंगा? डबल कॉलम कैश बुक के अंदर लिखूंगा। सिंगल कॉलम या सिंपल कैश बुक में चेक के ट्रांजैक्शन नहीं आते। केवल और केवल वही ट्रांजैक्शन आते हैं जिससे कैश पर इफेक्ट पड़ रहा है, रोकड़ पर प्रभाव पड़ रहा है। रोकड़ आ रही है तो डेबिट साइड में, रोकड़ जा रही है तो क्रेडिट साइड में। अगर सपोज करिए मैं अप्रैल 30 को बैंक से 10,000 रुपए की रोकड़ निकाल लूंगा, तो रोकड़ वापस व्यवसाय के अंदर आ गई बैंक से, तो मैं उसको डेबिट साइड में लिखूंगा। तो यानी कि इसमें बैंक के केवल दो ट्रांजैक्शन आते हैं, यानी कि बैंक में पैसा जमा कराना और बैंक से पैसा निकालना। चेक का कोई भी ट्रांजैक्शन जो होता है वो सिंपल कैश बुक के अंदर नहीं आता। वो सिंपल कैश बुक के अंदर नहीं आता। केवल दो ही ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक के सिंपल कैश बुक में आते हैं, यानी कि एक स्तंभीय रोकड़ बही में आते हैं। या तो बैंक में पैसा जमा कराओ, या बैंक से पैसा व्यवसाय के लिए निकालो, या खुद के उपयोग के लिए निकालोगे तो वो एंट्री क्या होगी? वो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सपोज करो मैंने व्यवसाय से खुद के उपयोग के लिए पैसा निकाल लिया। व्यवसाय से मैंने क्या करा? खुद के उपयोग के लिए पैसा निकाल लिया, तो मैं उसकी एंट्री यहां पर कर दूंगा, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। मैंने खुद के उपयोग के लिए व्यवसाय से 2,000 रुपए निकाल लिए। तो ऐसे क्या है, मैं डेट वाइज जो जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको सिंपल कैश बुक में लिखता जाता हूं। और बैंक के केवल दो ही ट्रांजैक्शन जो हैं वो सिंपल कैश बुक में आते हैं। एक बैंक में पैसा जमा कराना और एक बैंक से पैसा निकालना। अब क्या करते हैं कि डेबिट और क्रेडिट साइड का योग लगाते हैं। देखिए डेबिट साइड का योग कैस कितना आ रहा है? 2 लाख, 2,30,000, 2,50,000, 2,55,000, 2,65,000, 2,85,000, 2,95,000। तो डेबिट साइड का योग आ रहा है 2,95,000। और क्रेडिट साइड का योग कितना आ रहा है? देखिए 50 और 50, 1 लाख, 1.5 लाख, 1,60,000, 1,70,000, 1,80,000, 1,85,000 और 1,87,000। और 1,87,000 में 30,000 अपन जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2,17,000। कितने हो जाएंगे? 2,17,000 हो जाएंगे। तो 1,87,000 में आप 30,000 जोड़ के देख लीजिए कितने हो रहे हैं? 2,17,000।
तो क्रेडिट पक्ष का योग आ रहा है 2,17,000। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कैश बुक के अंदर कैश कॉलम का जो योग होता है वो हमेशा डेबिट साइड का ही ज्यादा आता है, क्योंकि आप उतने ही पैसे खर्च कर सकते हो जितने पैसे आपकी जेब में हैं। या तो जीरो हो जाएगा या हमेशा डेबिट साइड का टोटल ही क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो 2,95,000 में से 2,17,000 रुपए हमने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो हमारे पास महीने के अंत में कितना कैश बचा, महीने के अंत में हमारे पास बचा 78,000 रुपए। कितना बचा, 78,000 रुपए। तो इस 78,000 रुपए को हम बाय बैलेंस सीडी कर कर कहां पर लिख देंगे, क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे, योग को बराबर करने के लिए। अब इधर भी 2,95,000 हो गए और इधर भी 2,95,000 हो गए, यानी कि सिंपल कैश बुक कंप्लीट हो गई। तो बैलेंस कितना बचा, 78,000। यानी कि कौन सा बैलेंस आया है बच्चों, फटाफट से आप खुद ही सोचो। डेबिट बैलेंस, कैश बुक का हमेशा कौन सा शेष होता है, यानी कि कैश बुक के कैश कॉलम का हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा, कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं आएगा। इस बात को भी ध्यान रखना है, इस बात को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्लियर हो गई ये वाली बात आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो ये सिंपल कॉलम कैश बुक होती है या एक स्तंभीय रोकड़ बही होती है। एक स्तंभीय रोकड़ बही का प्रारूप इस तरीके का होता है जैसा आपके सामने बना हुआ है। पैसा आता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं, जाता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, फिर डेबिट पक्ष का योग लगाकर क्रेडिट पक्ष के योग में से घटा देते हैं और जो शेष बचता है वो यहाँ पर लिखकर हम कैश बुक को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और हमेशा कौन सा बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा। कौन सा बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा। अब देखिए द्विस्तंभीय रोकड़ बही। अब द्विस्तंभीय रोकड़ बही का प्रारूप क्या होता है, ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। क्लियर हो गई बात। अब इसमें भी वही डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, लेकिन यहाँ पर दो कॉलम है, कैश का भी कॉलम है और बैंक का भी कॉलम है। इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये द्विस्तंभीय रोकड़ बही है, यानी कि इसमें रोकड़ के लेन देनों को भी दर्ज किया जाएगा और चेक के लेन देनों को भी दर्ज किया जाएगा। ध्यान रखनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये द्विस्तंभीय रोकड़ बही है। फिर डेट का कॉलम आ गया, फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम आ गया, फिर एलएफ का कॉलम आ गया, फिर कैश का कॉलम आ गया और फिर बैंक का कॉलम आ गया। तो इसमें कैश और बैंक दोनों का कॉलम होता है। अच्छा, इसमें व्यवहारों को दर्ज करने का बिल्कुल वही तरीका होता है जो एक स्तंभीय यानी कि सिंगल कॉलम कैश बुक का था। व्यवसाय में पैसा आ रहा है, डेबिट साइड में लिखो, चाहे वो रोकड़ के रूप में आ रहा हो, चाहे वो चेक के रूप में आ रहा हो। व्यवसाय से रोकड़ जा रही है, चाहे वो कैश के रूप में जा रही हो, चाहे वो चेक से आपने किसी को भुगतान किया हो, तो वो हमेशा क्रेडिट साइड में लिखनी है। वो हमेशा कहाँ लिखनी है, क्रेडिट साइड में लिखनी है। व्यवसाय में पैसा आ रहा है, चाहे वो रोकड़ के रूप में आ रहा हो, चाहे वो चेक आपको किसी से चेक प्राप्त हुआ हो, आपको डेबिट साइड में लिखना है। व्यवसाय से पैसा जा रहा है, आपने किसी को नगद भुगतान किया है या आपने किसी को चेक के माध्यम से भुगतान किया है, क्रेडिट साइड में लिखना है। तो रोकड़ के व्यवहारों को तो बिल्कुल वैसे ही दर्ज करना है जैसे हमने इसमें किया। अब बात करते हैं कि बैंक कॉलम क्या होता है। इस बैंक कॉलम के अंदर कुछ विशेष व्यवहार होते हैं जिनके संबंध में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो स्पेसिफिक व्यवहार मैं आपको सिखा रहा हूँ डबल कॉलम कैश बुक के, उनको आपको ध्यान से समझना है। बाकी एंट्री करने की सिस्टम तो बिल्कुल वो का वही है जो आपके सिंगल कॉलम कैश बुक का है। पैसा आ रहा है तो टू करके यहाँ पर लिख दो,
पैसा जा रहा है तो बाय करके यहाँ पर लिख दो, डेट में डेट डाल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेट के अंदर आप डेट मेंशन कर दो, जो भी डेट व्यवहार की है उस डेट को आप क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। अब कुछ स्पेसिफिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। सपोज करिए आपको एग्जाम में लिखकर दे रखा है, आपको एग्जाम में लिखकर दे रखा है कैश बैलेंस, ध्यान से समझना। आपको एग्जाम में लिखकर दे रखा है कैश बैलेंस 1 लाख और बैंक आपको एग्जाम में लिख के दे रखा है कैश बैलेंस 1 लाख और बैंक बैलेंस 2 लाख। अब कैश के बारे में तो आप जानते हो कि कैश का तो हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। अब बैंक के आगे कुछ भी लिखकर नहीं दे रखा है, ना तो डेबिट लिखकर दे रखा है ना क्रेडिट लिखकर दे रखा है, क्योंकि बैंक का दोनों बैलेंस हो सकते हैं। बैंक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और बैंक का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट की कंडीशन भी तो हो सकती है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है, इसका मतलब हमने बैंक से लोन ले रखा है करंट अकाउंट पर। ये फैसिलिटी जो है हर बिजनेसमैन को प्रोवाइड कराई जाती है कि वो एक निश्चित अमाउंट तक पैसा जो है बैंक से निकाल सकता है, चाहे उसके खाते में एक भी रुपया नहीं हो, तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। इसे हम क्रेडिट लिमिट भी कहते हैं। आज सपोज करिए मेरा बैंक के अंदर करंट अकाउंट है सीसी मंत्रा के नाम से, तो मेरे बैंक अकाउंट ने मुझे एक फैसिलिटी दे रखी है कि गौरव सर, आपके खाते में भले से पैसे नहीं हो लेकिन आप 50,000 रुपये तक की क्रेडिट हमसे ले सकते हो। तो मैं अगर उस 50,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट को यूज कर लेता हूं, अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो वो ओवरड्राफ्ट हो जाता है, तो मुझे वो पैसा जल्द से जल्द चुकाना होता है, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन करंट अकाउंट में ये फैसिलिटी हर बिजनेसमैन को प्रोवाइड कराई जाती है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर बैंक के आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो जब बैंक के आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है तो हम बैंक का डेबिट बैलेंस ही मानेंगे। इस चीज को ध्यान रखना, और ये चीज आपके बैंक रिकंसिलेशन के चैप्टर में बहुत काम आने वाली है। यानी कि ये हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल का मतलब क्या है कि बैंक हमसे 2 लाख रुपया नहीं मांगता, हम बैंक से 2 लाख रुपए मांगते हैं, क्योंकि हमारे खाते में 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं। हम जब चाहें जब बैंक से क्या कर सकते हैं, निकलवा सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है कि कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस के आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो हमें हमेशा डेबिट ही मानना है। यानी कि हमें ये मानना है कि हमारा बैंक में पैसे जो हैं जमा हैं। तो इसको हम कैश बुक में कैसे मेंटेन करेंगे, कैश बुक में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। 1 लाख और 2 लाख, तो हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट डेट, महीने की पहली तारीख है, सपोज करिए मई 1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस कितना है 1 लाख और बैंक का बैलेंस कितना है 2 लाख। तो हमने ऐसे लिखेंगे, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखिए, अगर लिखा हुआ होता, अगर लिखा हुआ होता कैश बैलेंस, कैश बैलेंस 1 लाख और बैंक बैलेंस 1 लाख और उसके आगे लिखा हुआ होता क्रेडिट, या फिर लिखा हुआ होता ओवरड्राफ्ट। क्या लिखा हुआ होता, ओवरड्राफ्ट। तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब है कि बैंक हमसे 1 लाख रुपए मांगता है। इसका मतलब क्या होता कि बैंक हमसे 1 लाख रुपए मांगता है। तो हम इसको कैश बुक में कैसे दिखाते,
मैं यहाँ पर क्या है सब इसी तरह लिख रहा हूँ ताकि आपको जो पीडीएफ मिले तो उसमें आपको समझ में आए कि सर ने कैसे कैसे मेंशन किया था। तो मैं डेट यही यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये कंडीशन सेकंड है, तो मैं इसको कैसे लिखता, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्योंकि कैश का तो हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहेगा। लेकिन फिर मैं क्या करता, मैं इसके सामने ही लिखता हूं ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे। तो मैं यहाँ पर बैंक में कैसे लिखता, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, और बैंक के कॉलम में लिखता 1,00,000 रुपए। तो बच्चों देखिए, दोनों स्थितियां अलग अलग हैं। ये फर्स्ट स्थिति है, क्या है, पहली कंडीशन है। और ये ऐसे लाइन नहीं खींचते, लेकिन मैं आपके लिए लाइन इसलिए खींच रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आए कि एक कंडीशन तो ये हो सकती है और एक कंडीशन ये हो सकती है। यानी कि हमें क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए कोई भी कंडीशन दी जा सकती है। हमें अगर ये वाली कंडीशन दी गई है तो इसमें दोनों का बैलेंस फेवरेबल है, लेकिन ये कंडीशन दी गई है तो इसमें बैंक का जो बैलेंस है वो अनफेवरेबल है, ओवरड्राफ्ट की कंडीशन है। इसकी कंडीशन है, ओवरड्राफ्ट की कंडीशन है। तो पहली कंडीशन को हम कैसे मेंशन करेंगे, पहली कंडीशन में दोनों बैलेंस हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। लेकिन सेकंड कंडीशन आती है तो कैश का बैलेंस डेबिट साइड में और बैंक का बैलेंस क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और ध्यान रखना, ये लाइन मैंने केवल और केवल आपको समझाने के दृष्टिकोण से खींची है, ऐसी लाइन खींची नहीं जाती है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए, कुछ ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन जो आता है वो क्या है, अगर लिखा हुआ आता कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 20,000 रुपए, या लिखा हुआ आता कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 20,000 रुपए, तो दोनों का मतलब एक ही है। अगर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि भाई 20,000, बस यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बैंक से हमने 20,000 रुपए निकाले। विड्रॉन का मतलब क्या होता है, निकालना, कि बैंक से हमने 20,000 रुपए निकाले। लेकिन क्यों निकाले ये लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पर इसने हमको लिखकर दे दिया कि भाई हमने बैंक से पैसे निकाले हैं और व्यापारिक उपयोग के लिए निकाले हैं, ऑफिस यूज के लिए निकाले हैं। तो जब कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता तब भी हम यही मानते हैं कि हमने 20,000 रुपए व्यापारिक उपयोग के लिए निकाले हैं। और जब लिखा हुआ है तब तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों कंडीशन का मतलब एक ही है। अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता कि भाई बैंक से पैसे क्यों निकाले, तो आपको हमेशा व्यापारिक उपयोग के लिए ही मानने हैं। क्या मानने हैं, व्यापारिक उपयोग के लिए ही मानने हैं। और नीचे उसने लिखकर दे दिया कि भाई ऑफिस यूज के लिए निकाले हैं। तो दोनों ही कंडीशन में हम 20,000 रुपए निकाल रहे हैं, दोनों लाइनों का मतलब एक ही है। तो अब सपोज करिए हम बैंक से पैसे निकालेंगे तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपए, यही एंट्री करेंगे। यानी कि कैश अकाउंट पर भी इफेक्ट पड़ रहा है और बैंक अकाउंट पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। कैश में 20,000 रुपए बढ़ रहे हैं, बैंक में 20,000 रुपए कम हो रहे हैं। अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा। कैश में 20,000 रुपए बढ़ रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं तो भाई कैश के अंदर तो डेबिट साइड में लिखने पड़ेंगे, क्योंकि पैसा बढ़ता है तो डेबिट साइड में ही लिखते हैं। लेकिन किस में बढ़ रहे हैं, कैश में कि बैंक में, कैश में बढ़ रहे हैं। तो हम कैश में क्या करेंगे, 20,000 रुपए लिख देंगे। अच्छा, कम किस में से हो रहे हैं, कम बैंक में से हो रहे हैं, तो हम बैंक में से क्या करेंगे, कम कर देंगे।
हमने बैंक में से क्या कर दिए, कम कर दिए। हमने कैश में बढ़ा दिए, हमने बैंक में कम कर दिए। अब बैंक में हमने कम करे हैं तो क्यों करे हैं, क्योंकि भाई हमने उसको व्यापारिक उपयोग के लिए निकाल लिया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश अकाउंट, और एलएफ के कॉलम में लिखेंगे सी, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। जिस व्यवहार का प्रभाव कैश बुक में दोनों पक्षों पर पड़ता है उसे हम विपरीत प्रविष्टि कहते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है, विपरीत प्रविष्टि। तो यहाँ पर अमाउंट हमने बैंक के कॉलम में लिखा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश। यहाँ पर अमाउंट हमने कैश के कॉलम में लिखा है, तो यहाँ पर एलएफ के कॉलम में सी लिखकर हम लिखेंगे टू बैंक। तो ध्यान रखिएगा, ये तीसरा प्रकार है। यानी कि अगर हम जब भी बैंक से व्यापारिक उपयोग के लिए पैसे निकालेंगे, जब भी हम बैंक से व्यापारिक उपयोग के लिए पैसे निकालेंगे, तो हम कैश में बढ़ा देंगे, बैंक में कम कर देंगे। अब अमाउंट बैंक के कॉलम में है तो हम अपोजिट लिखेंगे बाय कैश। यहाँ पर अमाउंट कैश के कॉलम में है तो हम अपोजिट लिखेंगे टू बैंक, क्योंकि हम खतौनी कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। और सी का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्री। सी का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये कौन सा व्यवहार है, ये तीसरा व्यवहार है। कौन सा व्यवहार है, तीसरा व्यवहार है जो मैंने आपको सिखाया। और ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बताइए इसकी विपरीत प्रविष्टि क्या होगी। विपरीत प्रविष्टि किसे कहते हैं, तो विपरीत प्रविष्टि केवल दो ही अवस्थाओं में की जाती है। एक तो बैंक से पैसा व्यापारिक उपयोग के लिए निकालने पर, और एक व्यापार का पैसा बैंक में जमा कराने पर। केवल इन दो ही कंडीशन में कॉन्ट्रा एंट्री होती है, इसके अलावा किसी और कंडीशन में कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती है। केवल दो ही अवस्थाएं हैं, एक तो व्यापारिक उपयोग के लिए बैंक से पैसा निकाला, या फिर व्यापार का पैसा बैंक में जमा कराया। तो देखिए, अब अपन नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। लिखा हुआ है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, या फिर लिखा हुआ है कैश पेड इनटू बैंक। इसका मतलब एक ही है भाई, हमने बैंक के अंदर सपोज करो पैसे जमा कराए, तो या तो आपके सामने ऐसा लिखा हुआ आएगा कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसका मतलब हमने बैंक में 10,000 रुपए जमा कराए। या फिर लिखा हुआ आएगा कैश पेड इनटू बैंक, तो बैंक को भुगतान नहीं किया है। यहाँ पे पेड का मतलब भुगतान मत समझ लेना, इसका मतलब है हमने बैंक में पैसे जमा कराए। तो ये चौथी कंडीशन हो गई। अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर आप देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये और 10,000 रुपये। अब इसमें क्या हो रहा है, बैंक में पैसा बढ़ रहा है और कैश में कम हो रहा है। तो केवल तीसरा और चौथा व्यवहार ही ऐसा व्यवहार है जिसमें कॉन्ट्रा एंट्री होती है। जिसमें कौन सी एंट्री होती है, कॉन्ट्रा एंट्री, यानी कि विपरीत प्रविष्टि होती है। इनके अलावा और किसी भी व्यवहार में विपरीत प्रविष्टि नहीं होती। तो ये पहली कंडीशन थी, वो दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। तो तीसरी और चौथी कंडीशन ऐसी है जिसमें हमको विपरीत प्रविष्टि करनी पड़ती है। अब इसमें कैसे करेंगे, देखो। अब मैंने कहा कि बैंक में बढ़ रहा है, बैंक में कितने बढ़ रहे हैं, बैंक में 10,000 रुपये बढ़ रहे हैं। तो बैंक में 10,000 बढ़ रहे हैं तो बैंक में 10,000 बढ़ा दो, और कैश के अंदर क्या करो, 10,000 रुपये कम कर दो। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक में बढ़ाने हैं तो हमने बैंक के डेबिट में लिख दिए, और कैश में कम करने हैं तो हमने कैश के क्रेडिट में लिख दिए, क्योंकि बढ़ाने के लिए डेबिट में लिखना पड़ता है और कम करने के लिए क्रेडिट में लिखना पड़ता है। फिर हम एलएफ के कॉलम में क्या लिख देंगे, सी, क्योंकि भाई कॉन्ट्रा प्रविष्टि है
हमने दोनों तरफ किया है, इसलिए हमको LF के कॉलम में C तो लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर अमाउंट कैश के कॉलम में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक, क्योंकि हमेशा अपोजिट लिखना पड़ता है। यहाँ पर अमाउंट बैंक के कॉलम में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू कैश। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कॉन्ट्रा एंट्री भी समझ में आ गई होगी कि केवल इन दो कंडीशन में ही कॉन्ट्रा एंट्री की जाती है। केवल इन दो कंडीशन में ही कॉन्ट्रा एंट्री की जाती है और किसी भी कंडीशन में कॉन्ट्रा एंट्री नहीं की जाती। एक कंडीशन वो है जब आप व्यापार के उपयोग के लिए पैसा निकाल रहे हो, एक कंडीशन वो है जब आप व्यापार का पैसा बैंक में डाल रहे हो। और क्वेश्चन की शुरुआत दोनों फेवरेबल कंडीशन से भी हो सकती है और बैंक की अनफेवरेबल कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि बैंक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर आपको बैंक का बैलेंस डेबिट दे रखा है तो आप यहीं पर लिखोगे, लेकिन अगर आपको ओवरड्राफ्ट की कंडीशन दे रखी है तो आपको यहाँ पर लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। क्लियर हो गई बात? तो ये चार कंडीशन आपको समझ में आई। तो क्वेश्चन की शुरुआत इन दोनों में से किसी भी कंडीशन से हो सकती है और कॉन्ट्रा एंट्री किन दो कंडीशन में की जाती है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए कुछ चेक के व्यवहार, उनको कैसे लिखते हैं हम। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, कुछ चेक के इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन मैं आपको सिखा रहा हूं। तो मैंने आपको एक तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग की कंडीशन सिखा दी, कॉन्ट्रा एंट्री की कंडीशन सिखा दी। अब यहाँ पर देखिए कुछ चेक के ट्रांजैक्शंस हैं, उसको हम कैसे लिखेंगे। फर्स्ट, सपोज करिए यहाँ पर लिखा हुआ है मई 9 और उसके आगे लिखा हुआ है चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम रुपीज 5000। चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम रुपीज 5000। अब आपने क्वेश्चन में नीचे मई 31 तक पढ़ लिया। कहां तक पढ़ लिया? मई 31 तक। और मई 31 तक आपको इस चेक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आगे नहीं मिल रही, तो आपको क्या मानना है? डिपॉजिटेड सेम डे इनटू बैंक। डिपॉजिटेड सेम डे इनटू बैंक। भाई आपको राम से 5,000 रुपए का चेक प्राप्त हुआ 9 तारीख को। अब आपने क्वेश्चन को नीचे पढ़ा। अब आपको राम से जो चेक प्राप्त हुआ था उसकी कोई भी सूचना क्वेश्चन में नीचे नहीं दी गई, तो आप क्या मानोगे? आप ये मानोगे कि आपने राम का चेक उसी दिन यानी कि 9 तारीख को ही बैंक में जमा करा दिया। आपने राम का चेक 9 तारीख को ही बैंक में क्या कर दिया? जमा करा दिया, क्योंकि भाई आपको राम के चेक की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखी थी। तो एक तरीके से ये आपके लिए कौन सी कंडीशन हो गई? पांचवी कंडीशन हो गई। कौन सी कंडीशन हो गई? ये आपके लिए पांचवी कंडीशन हो गई कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नीचे नहीं दे रखी। तो आप क्या करोगे? आप यहां पर लिखोगे टू राम और राम के चेक को आप सीधा बैंक के कॉलम में लिख दोगे। इसका मतलब क्या है कि आपने राम का चेक उसी दिन बैंक में क्या करा? जमा करा दिया, क्योंकि चेक की कोई नीचे इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रखी थी। तो आपने 9 तारीख को ही चेक क्या किया? बैंक के अंदर क्या करा? जमा करा दिया। लेकिन आगे देखो एक कंडीशन और आपको यहां पर लिख रखा है, ध्यान से देखिएगा। आपको यहां पर लिख रखा है मई 10।
चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम ₹10,000 और आपको नीचे क्वेश्चन में मई 12 को लिख रखा है श्याम्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक और आगे लगा रखा है फुल स्टॉप। अब देखिए 10 तारीख को आपको शाम से चेक प्राप्त हुआ और आपने अब क्वेश्चन को नीचे पढ़ा तो 12 तारीख को लिखा हुआ है कि शाम का चेक 12 तारीख को बैंक में जमा कराया है, 10 तारीख को जमा नहीं कराया था। भाई राम के चेक के बारे में तो नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने ये मान लिया कि हमने वो चेक उसी दिन बैंक में जमा करा दिया। लेकिन शाम के चेक के बारे में नीचे इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हम क्या करेंगे 10 तारीख को कोई प्रविष्टि नहीं करेंगे, हम प्रविष्टि करेंगे 12 तारीख को। हम प्रविष्टि कब करेंगे 12 तारीख को करेंगे। ध्यान रखिएगा जब किसी चेक की कोई इंफॉर्मेशन नीचे दे रखी होती है तो उसकी एंट्री उसी तारीख को की जाती है, पहली वाली तारीख को नहीं की जाती। तो हमने 12 तारीख को लिया है, 12 तारीख को बैंक में जमा कराया है, तो हम 12 तारीख को ही प्रविष्टि करेंगे, 10 तारीख को नहीं करेंगे। लेकिन एक शानदार बात और है कि यहां पर हम 12 तारीख को शाम का नाम नहीं लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे टू चेक इन हैंड, क्योंकि मैंने जनरल प्रविष्टि में आपको सिखाई है ये बात कि अगर हम किसी चेक को किसी और दिन जमा कराते हैं तो हम लिखते हैं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्योंकि जब हमने शाम से चेक लिया तो हमने एंट्री कर दी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू शाम। अब हम उसका चेक बैंक में जमा करा रहे हैं तो हम क्या एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो यहाँ पर हम टू चेक इन हैंड लिखेंगे, यहाँ पर शाम का नाम नहीं लिखेंगे। राम का नाम तो हमने इसलिए लिखा था क्योंकि हमने वो चेक उसी दिन जमा करा दिया था, तो हमने सीधे एंट्री कर दी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। लेकिन हमने शाम का चेक उस दिन जमा नहीं कराया तो हम क्या एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू शाम। ये एंट्री तो 10 तारीख को होगी और 12 तारीख को क्या एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अब हम क्या करेंगे बैंक के कॉलम में कितने रुपए बढ़ा देंगे 10,000 रुपए बढ़ा देंगे, क्योंकि 10,000 रुपए का चेक हमने शाम से क्या किया है प्राप्त किया है। तो ये 6th कंडीशन हो गई। आ गई बात समझ में आपको? कोई डाउट है किसी भी तरीके का? नहीं होना चाहिए। मैं आपको बहुत ही आराम से जो जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन होते हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूं। अब देखिए 7वीं कंडीशन आपको लिख रखा है मई 15 को लिख रखा है कि राम्स एंड शाम्स चेक डिसऑनर्ड, ये लिख रखा है। इसका मतलब क्या है कि राम और श्याम का जो चेक हमने बैंक में जमा कराया था वो कैंसिल हो गया, वो बाउंस हो गया। राम और श्याम का जो चेक हमने बैंक में जमा कराया था वो कैंसिल हो गया, वो बाउंस हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? तो देखिएगा बच्चों, इस कंडीशन में जब किसी का जमा कराया हुआ चेक कैंसिल हो जाता है, और कब हुआ कैंसिल 15 तारीख को, तो 15 तारीख को चेक क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे भाई पैसे कम करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि हमने बैंक में बढ़ा दिए थे। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे मई 15 को यहाँ पर जिस जिसका चेक कैंसिल हुआ है उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पहले बाय राम, क्योंकि राम हमारा वापस डेटर बन गया। हम यहाँ पर लिखेंगे बाय श्याम, क्योंकि दोनों के दोनों जो हैं वो हमारे वापस क्या बन गए देनदार बन गए।
हम बैंक में से 5,000 रुपये कम कर देंगे और 10,000 रुपये कम कर देंगे। तो जब किसी का चेक कैंसिल हो जाता है तो ध्यान रखिएगा उन व्यक्तियों का नाम लिखा जाता है। हमने भले से यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, चाहे उसका नाम लिखा हो या चेक इन हैंड लिखा हो, लेकिन अगर चेक कैंसिल हो जाता है तो उसका नाम ही लिखा जाता है कि किसका चेक कैंसिल हुआ। तो ये 7वीं कंडीशन हो गई। कौन सी कंडीशन हो गई? 7वीं कंडीशन हो गई। ठीक है, अब देखिए 8वीं कंडीशन। 8वीं कंडीशन क्या है इसको समझिए। यहां पर लिखा हुआ है मई 20, चेक रिसीव्ड फ्रॉम गीता ₹10,000 एंड दिस चेक इंडोर्स्ड। इंडोर्स्ड का मतलब क्या होता है? बेचान करना, बेचान करना। और डिसऑनर का मतलब क्या होता है? कैंसिल हो जाना। इंडोर्स्ड टू सीता। अब ये लिखा हुआ है कि हमने गीता से 10,000 रुपए का चेक प्राप्त किया और हमने उस चेक को सीता को दे दिया। हमने गीता से 10,000 रुपए का चेक प्राप्त किया और हमने उस चेक को सीता को दे दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा? कोई भी प्रविष्टि कैश बुक में नहीं होगी। कोई भी प्रविष्टि कैश बुक में नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी? इसका कारण क्या है? आप जनरल एंट्री करके देखो। गीता से चेक मिला है और हमने किसको दे दिया? सीता को। तो यहाँ पर सीता पाने वाली है तो हम सीता को डेबिट कर देते हैं। सीताज अकाउंट डेबिट टू गीताज अकाउंट। तो इसमें इस जनरल एंट्री के अंदर ना तो कैश आ रहा है और ना ही बैंक आ रहा है, तो इसकी कोई प्रविष्टि ही नहीं होगी। तो जब किसी से लिया हुआ चेक किसी को दे देते हैं, बैंक में जमा नहीं कराकर किसी और को दे देते हैं, तो उसकी प्रविष्टि कैश बुक में नहीं की जाती, क्योंकि इस जनरल एंट्री के अंदर ना तो कैश आ रहा है और ना ही बैंक आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी कोई प्रविष्टि नहीं होगी। ध्यान रखना है। ये 8वीं कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? 8वीं। और मैं इसको ऐसे कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। अब एक लास्ट चीज सीखिए, कैश बुक को बंद करना। 2 कॉलम कैश बुक को कैसे बंद करते हैं? वही डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे, कैश का भी लगाएंगे, बैंक का भी लगाएंगे। क्रेडिट साइड का टोटल कैश का भी लगाएंगे और बैंक का भी लगाएंगे। कैश के टोटल में से कैश के डेबिट साइड के टोटल में से कैश का क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा बाय बैलेंस सीडी ही आएगा, क्योंकि कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। ध्यान रखना है आपको। कैश का तो हमेशा डेबिट पक्ष का ही योग बचेगा, क्रेडिट पक्ष का योग नहीं बचेगा। लेकिन बैंक की अगर मैं बात करूं तो बैंक का अगर डेबिट पक्ष का योग ज्यादा है तो आपको यहां पर लिखना है। लेकिन अगर बैंक का क्रेडिट पक्ष का योग ज्यादा है तो आपको टू बैलेंस सीडी कर कर यहां पर लिखना होगा। तो जब बैंक का ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
कैश का तो हमेशा डेबिट पक्ष का ही योग ज्यादा होगा, लेकिन बैंक का डेबिट पक्ष का योग ज्यादा है, तो बाय बैलेंस सीडी करके इस तरफ, लेकिन क्रेडिट पक्ष का योग ज्यादा है तो टू बैलेंस सीडी कर कर इस तरफ लिखना होगा। ऐसे अपन टू कॉलम कैश बुक को क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो ये टू कॉलम कैश बुक की सारी कंडीशन थी जो मैंने आपको बता दी, हमेशा ध्यान रखना है आपको। और निजी उपयोग के लिए यदि आप पैसा निकालोगे तो आप बाय ड्राइंग यहाँ पर लिखोगे, कैश से निकाल रहे हो तो कैश से, बैंक से निकाल रहे हो तो बैंक से। यदि बैंक से पैसा निजी उपयोग के लिए निकाला जाता है तो उसकी कॉन्टा एंट्री नहीं होती है। बैंक से पैसा यदि आप व्यापारिक उपयोग के लिए निकालोगे तो ही कॉन्ट्रा एंट्री करनी है। बैंक से पैसा यदि व्यापारिक उपयोग के लिए निकालोगे तो ही कॉन्ट्रा एंट्री करनी है, निजी उपयोग के लिए निकालोगे तो केवल बाय ड्राइंग कर कर बैंक में से कम कर दो। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान रखना है इस चीज का। ये द्विपक्षीय बैंक स्तंभीय रोकड़ बही भी जो है मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दी है, और मैंने यहाँ पर लाइनें इसलिए खींची हैं ताकि आपको ट्रांजैक्शन से समझ में आए जो मैंने पीछे लिखे हैं, क्योंकि मैं आपको इसकी ये पीडीएफ दूंगा तो आपको आराम से समझ में आए कि सर ने पहले ट्रांजैक्शन को किस तरीके से बताया था, दूसरे ट्रांजैक्शन को किस तरीके से बताया था। अब देखिए खुदरा रोकड़ बही, ये खुदरा रोकड़ बही क्या होती है, इसे अपन इंग्लिश के अंदर कहते हैं पैटी कैश बुक। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि छोटे छोटे खर्चों का भुगतान करने के लिए जो रोकड़ बही बनाई जाती है उसे अपन खुदरा रोकड़ बही कहते हैं। छोटे छोटे खर्चों का भुगतान करने के लिए, अगर सपोज करो कि छोटे छोटे खर्चों का भुगतान यदि हम मुख्य रोकड़ बही में करेंगे, भुगतान का लेखा यदि हम मुख्य रोकड़ बही में करेंगे तो मुख्य रोकड़ बही का आकार जो है वो बहुत ज्यादा क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसमें अनावश्यक खर्चे क्या हो जाएंगे, रिकॉर्ड हो जाएंगे। यानी कि मुख्य रोकड़ बही जो है उसका जो आकार है वो अनावश्यक रूप से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा ही होगा। तो व्यापार में क्या किया जाता है कि खुदरा खर्च जो होते हैं, छोटे छोटे खर्च जो होते हैं, उसका भुगतान का लेखा करने के लिए एक अलग से रोकड़ बही बना दी जाती है, उसे हम खुदरा रोकड़ बही कहते हैं। तो इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, छोटे भुगतानों का लेखा करना, छोटे भुगतानों का लेखा करना। क्योंकि अगर इन भुगतानों को हम मुख्य रोकड़ बही में दर्ज करेंगे तो मुख्य रोकड़ बही का जो आकार है वो अनावश्यक रूप से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए छोटे भुगतानों का लेखा करने के लिए हम खुदरा रोकड़ बही बनाते हैं। क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है कि ये किस पद्धति पर बनाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। रोकड़ की अग्रदाय पद्धति पर, रोकड़ की अग्रदाय पद्धति पर, इसे हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। इसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो खुदरा रोकड़ बही कौन सी पद्धति पर बनाई जाती है, रोकड़ की अग्रदाय पद्धति पर बनाई जाती है, और इसे हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। इसे बनाने वाला क्या कहलाता है, खुदरा रोकड़िया। क्या कहलाता है, खुदरा रोकड़िया। और जो मुख्य कैश बुक को बनाता है वो कहलाता है रोकड़िया, यानी कि कैशियर। और इसको बनाने वाला क्या कहलाता है, खुदरा रोकड़िया, यानी कि उसे हम क्या बोलते हैं, पैटी कैशियर। क्या बोलते हैं, पैटी कैशियर। तो ध्यान रखना, इसको बनाने वाला पैटी कैशियर कहलाता है। रोकड़ की अग्रदाय पद्धति यानी कि इम्प्रेस्ड सिस्टम पर यह बनाई जाती है, और छोटे भुगतानों का लेखा करने के लिए हम इस रोकड़ बही को क्या करते हैं, बनाते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा कि
ये रोकड़ की अग्रदाय पद्धति पर बनाई जाती है। तो इसमें होता क्या है कि हम महीने इसे वीकली भी बना सकते हो, 15 दिन के आधार पर भी बना सकते हो, महीने भर का भी बना सकते हो। यानी कि हो सकता है कि हम अपने रोकड़ियों को 7 दिन का एडवांस पैसा दे दें, 15 दिन का एडवांस पैसा दे दें कि यार इसमें से 15 दिनों के छोटे मोटे खर्चों का भुगतान कर देना, या इस रकम में से 7 दिन में जो छोटे मोटे खर्चे हों उसका भुगतान कर देना, या पूरे महीने का एक साथ ही दे दें कि यार पूरे महीने में जितने छोटे मोटे खर्चे होंगे आप उसका भुगतान कर देना। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर सपोज करो 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2023 के अंदर जैसे अभी 1 नवंबर को मैंने मेरे कैशियर को क्या किया, पूरे के पूरे इकट्ठे 5,000 रुपये एक साथ दे दिए। मैंने कहा भाई ये 5,000 रुपये तुम रख लो, ये 5,000 रुपये तुम रख लो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टू कैश अकाउंट लिख दूंगा। तो यार एक्चुअल में इसकी प्रविष्टि क्या हुई, इसकी प्रविष्टि हुई पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जो मेरी मुख्य रोकड़ पुस्तक है उसमें वहां पे लिख दूंगा बाय पैटी कैश, क्या लिख दूंगा, बाय पैटी कैश 5,000 रुपये, और यहाँ पर लिख दूंगा टू कैश अकाउंट 5,000 रुपये। क्योंकि भाई मैंने मेरे कैशियर को क्या किया, 5,000 रुपये एडवांस दे दिए। तो मैं मुख्य रोकड़ में क्या करूंगा, क्रेडिट साइड के अंदर लिख दूंगा बाय पैटी कैश, क्योंकि भाई पैसा गया ना, तो लिख दूंगा बाय पैटी कैश 5,000 रुपये, और यहाँ पर लिख दूंगा टू कैश अकाउंट 5,000 रुपये। क्लियर हो गई बात। अब जो खुदरा रोकड़िया है वो पेमेंट करेगा। सपोज करो उसने पोस्टेज एंड टेलीग्राम के 5 तारीख को, 5 तारीख को उसने बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम के 200 रुपये का भुगतान किया, तो मैं 200 रुपये टोटल पेमेंट में भी लिख दूंगा और 200 रुपये पोस्टेज एंड टेलीग्राम में भी लिख दूंगा। फिर सपोज करो उसने 8 नवंबर को कन्वेंस के 500 रुपये चुकाए, तो बाय, इसमें 2 कॉलम नहीं होते, इसमें एक ही कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का। तो बाय कन्वेंस, यहाँ पर टोटल के कॉलम में 500 रुपये लिख दूंगा और कन्वेंस के कॉलम में भी 500 रुपये लिख दूंगा। फिर देखिए उसने 15 नवंबर को स्टेशनरी का भुगतान किया 1,000 रुपये का, तो 1,000 रुपये की ऑफिस के लिए स्टेशनरी खरीदी, तो बाय स्टेशनरी टोटल के कॉलम में भी लिख दूंगा और स्टेशनरी के कॉलम में भी लिख दूंगा बाय स्टेशनरी। ठीक है। फिर 22 तारीख को उसने, कोई कस्टमर आ गए, स्पेशल गेस्ट आ गए बिजनेस के, और उसने रिफ्रेशमेंट के 1,000 रुपये खर्च किए, तो बाय रिफ्रेशमेंट, तो रिफ्रेशमेंट के 1,500 रुपये खर्च हो गए, क्योंकि भाई स्पेशल कस्टमर आए थे, बाहर से आए थे, और उसने चाय पानी नाश्ता खाना वगैरह खिलाया, तो उसका भुगतान कर दिया 1,500 रुपये का, तो 1,500 रुपये। फिर छोटे मोटे खर्चे होते ही रहते हैं, तो उसने 29 नवंबर को जितने भी छोटे मोटे खर्चे हुए, तो बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस के सपोज करो 1,000 रुपये खर्च हुए, तो 1,000 रुपये उसने यहाँ पर लिख दिए। तो इसे अपन कहते हैं पैटी कैश बुक, एनालिटिकल पैटी कैश बुक है ये। कौन सी कैश बुक है, एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब क्या है, विश्लेषणात्मक है। इसमें कुल छोटे मोटे खर्चे कितने हुए उसके बारे में भी जानकारी मिल रही है, और किस मद पर कितना खर्चा हुआ, यानी कि पोस्टेज एंड टेलीग्राम पर कितना खर्चा हुआ, कन्वेंस पर कितना खर्चा हुआ, स्टेशनरी पर कितना खर्चा हुआ, रिफ्रेशमेंट पर कितना खर्चा हुआ, और विविध खर्च कितने हुए, इसकी जानकारी भी हमें आसानी से क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। इसलिए इसे विश्लेषणात्मक खुदरा रोकड़ बही कहते हैं। तो इसमें किया क्या, मैंने मेरे खुदरा रोकड़िए को 5,000 रुपये एडवांस दे दिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टू कैश अकाउंट। अब जो भी खर्चे वो करेगा वो बाय बाय करके यहाँ पर लिखता जाएगा, एक तो मुख्य कॉलम में भी लिखेगा और उसके कॉलम में भी लिखता जाएगा जिस मद पर खर्च हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, योग लगाएंगे कि भाई
हजार और हजार, 2000, 3000, 3500, 4000, 4200 रुपये खर्च हो गए। कितने रुपए खर्च हो गए? 4200 रुपये। तो वो यहाँ पर क्या करेगा, 30 नवंबर को यहाँ पर लिखेगा बाय बैलेंस सी डी। 4200 तो खर्च हो गए, तो यहाँ पर कितने बचे? 800 रुपये बचे उसके पास। तो यहाँ पर आ जाएंगे 5000 रुपये, और यहाँ पर भी हम कर देंगे 5000 रुपये। तो नवंबर की तो ये बंद हो गई। अब 1 दिसंबर को यहाँ पर लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितने? 800 रुपये, क्योंकि भाई 800 रुपये बचे हैं ना उसके पास। कितने रुपए बचे हैं? 800 रुपये बचे हैं। तो यहाँ पर वो 800 रुपये लिख देगा। कितने रुपए लिख देगा? 800 रुपये लिख देगा, क्योंकि ये 800 रुपये उसके पास बचे हैं। तो बाय बैलेंस सीडी करके 5000 का टोटल बराबर हो गया। अब वो क्या करेगा, टू बैलेंस बीडी करके 800 रुपये लिख देगा, और 1 दिसंबर को 4200 रुपये और ले लेगा। यानी कि इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स है कि भाई हर महीने आपको छोटे मोटे खर्चों का भुगतान करने के लिए इतने रुपए दिए जाएंगे। तभी तो इसे कहते हैं रोकड़ की अग्रदाय पद्धति। किस पद्धति पर बनाई जाती है? रोकड़ की अग्रदाय पद्धति, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट कैशियर को जो है वो फिक्स करके दे दिया जाता है, और उसी में से वो छोटे मोटे खर्चे करता रहता है। तो ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, छोटे भुगतानों का लेखा करने के लिए बनाई जाती है। तो इसको बनाने वाला खुदरा रोकड़िया कहलाता है। रोकड़ की अग्रदाय पद्धति पर यह बनाई जाती है। और इसमें लेखा कैसे करते हैं? सबसे पहले जो अमाउंट प्राप्त हुआ वो लिख लेते हैं, फिर खर्चों का भुगतान करते जाते हैं, और खर्चों के मध्य में उसको लिखते जाते हैं। अब इसका भी ऐसे टोटल लगा दिया जाता है। इसका भी ऐसे टोटल लगा दिया जाता है कि भाई किस मद पर कितना खर्चा हुआ। अब टोटल लगाने के बाद जो बैलेंस बचता है उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, और जो कम पड़ता है वो और ले लेते हैं। भाई 800 बचे थे, 5000 रुपये का इम्प्रेस्ड सिस्टम है, तो 5000 में से 800 गए तो 4200 रुपये उसने उसको और दे दिए। अब वो फिर खर्चों का भुगतान करता जाएगा। तो बच्चों इस क्लास के अंदर हमने एक सब्सिडरी बुक कंप्लीट कर ली, और उस सब्सिडरी बुक का नाम क्या है? कैश बुक। तो मैंने आपको सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और पैटी कैश बुक क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, ये मैंने आपको समझा दिए। थैंक यू वेरी मच।